हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम धातु रूप के क्रम में चल रहे हैं और उसमें हम बहुत सारी धातु हम आपको करवा चुके हैं और अब आते हैं हम चर धातु पर। चर धातु जो होती है, चर का अर्थ होता है चलना। चर का अर्थ क्या होता है? चलना। और दूसरा एक चर का और हमारा क्या कहते हैं ना कि गाय जो है घास चरती है, बकरियां घास चरती हैं। चर का अर्थ चरना भी होता है, चलने के साथ साथ चरना भी होता है। हम जैसे कभी वाक्य बनाएंगे, हमारे सामने आता है कि गाय घास को चरती है, गाय घास चरती है, या कहें बकरियां अपनी घास को चरती हैं। अब जब घास को चरती हैं तो आप कहेंगे हमें चलने का तो पता है कि चर धातु से चलना बनता है, चरना किससे बनता है? तो चरना शब्द भी हमारा चर धातु से ही बनता है। ठीक है। अच्छा, चरना अर्थ क्यों चर से मिलाया गया? क्योंकि देखिए, खाना बात अलग हो जाती है, एक जगह खड़े होके खाना, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि खादंती शब्द हम कब लगाते हैं? जब हम कहीं एक स्थान पर बैठ के खा रहे हैं। चरना का अर्थ क्या हो जाता है? खड़े खड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा चलते फिरते खाना। ठीक है। अब ये बात अलग है कि आजकल ये पहले हम जो भाई गाय होती है, अपनी बकरियां होती हैं, ये सब लोग चारे को यानी घास के लिए चलते चलते खाती हैं, तो उसको चलने के साथ में खाने को भी चरना हमने चर धातु से ही समझ लेते हैं। उसी का अर्थ हमारा लगा लेते हैं कि चलने की बात जहां पर आएगी या चरने की जहां बात आएगी वहां पर हम चर धातु का प्रयोग करेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अब से चलते फिरते खाने की आदत छोड़ देना। बुफे में जाके करते हैं ना कि यहाँ से वहां जा रहे, चलते चलते खा रहे, नहीं। ठीक है। अब हमें चलकर खाने की आदत छोड़ना है। हमें क्या करना है? हम एक जगह भोजन करें, सभ्य लोगों की तरह बैठे और वहां पे भोजन करें। ठीक है। इस तरह से चलते हैं। चलिए, ये तो अपनी बात हो गई एकदम से अचानक से याद आई, इसलिए तो अब हम बताने वाले हैं कि अपन हर धातु को कितने लकारों में पढ़ रहे हैं? 5 लकारों में पढ़ रहे हैं। 5 लकारों में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई कोई भी जो क्रिया होती है, चलने की क्रिया जैसे हो रही है, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? क्रिया का मतलब काम, काम का मतलब क्रिया और क्रिया का मतलब धातु। ठीक है। यानी कि यहाँ पे चलने का जो काम हो रहा है उसको हम जिस शब्द के द्वारा दर्शाते हैं उसको धातु कहते हैं। यहाँ चलना और चरना, ये दोनों ही क्रियाएं, ये दोनों ही काम हमें किस शब्द से पता चल रहे हैं? चर शब्द से पता चल रहे हैं, इसीलिए इसको कहेंगे धातु। चर, खद, खाद हो गया हमारा, पा हो गई, पठ हो गई, गम हो गई, क्रीड हो गई, हस हो गई, लिख हो गई, स्था हो गई, कितनी सारी धातु है, दृश्य धातु हो गई। हम सारी धातु ये करवाते भी चले आ रहे हैं आपको। तो धातु का अर्थ क्या हुआ कि जिन शब्द के द्वारा हमें किसी काम के होने का पता चले वो शब्द हमारा धातु होता है। और संस्कृत में उसके हर एक काल के लिए 9 रूप बनते हैं, हर एक काल के लिए। अब कहेंगे, वैसे अगर हम कहें साधारण भाषा में तो हम कह देंगे कि लड़का चलता है। अब हिंदी में हम थोड़े से वाक्य आपको बना के लिखे देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लड़का चलता है, फिर हमने कहा तुम चलते हो, तुम चलते हो, फिर हमने कह दिया यहां पर मैं चलता हूं। ये हम चरता अपने लिए नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे गाय भैंस या जो भी जो चौपाए होते हैं, हमारे जानवर होते हैं 4 पैरों वाले, वही चलकर ये घास सारी चीज़ें चलते खाते हैं, इसलिए उनके लिए हम चरना शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप लिखा है लड़का चलता है, तुम चलते हो, मैं चलता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या परिवर्तन हो गया? जब हिंदी में हमने वाक्यों में देखा तो एक जगह लिख दिया है, एक जगह लिख दिया हो और एक जगह लिख दिया हूं। सभी में देखिए अलग अलग परिवर्तन हुआ है। यही परिवर्तन हम अपनी संस्कृत में दर्शाते हैं। किन के द्वारा? इनको गायब कर देते हैं। क्या ये जो है, हो,
हूँ, इनको सबको गायब कर देते हैं। कहाँ गायब कर देते हैं? इसकी जगह पे क्या परिवर्तन कर देते हैं? कहेंगे चलने को कहा जाता है चर, और उसमें वो ता है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ये जो शब्द लिखे हैं इनको दर्शाने के लिए हम ये ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह और आमह लगा देते हैं। इन्हीं को, ये जो हिंदी में लिखे हुए हैं, इन्हीं अर्थों को दिखाने के लिए हम, क्योंकि वो हिंदी है और ये संस्कृत है, संस्कृत में जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या करते हैं, किसी ना किसी अर्थ को उसके साथ जोड़ लेते हैं। जैसे कि हमने शब्द रूप में भी आपको हर एक, जैसे कहा था बालकह और बालकम, तो उसमें जो मां हलंत जुड़ा, उसने को का अर्थ उसके साथ में जोड़ दिया। तो हमने ये एक एक अर्थ हर एक शब्द रूप के साथ में आप लोगों को बताया कि जिससे पता चले कि बालकेन लिखा है तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि बालक से या बालक के द्वारा। ये चीजें हम आपको शब्द रूपों में करवा चुके हैं। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि देखिए चर तो हर जगह लिखा, लेकिन परिवर्तन क्या क्या लिखा, कहीं ती लगा, कहीं सी लगा, कहीं आमी लगा है, कहीं पे तह लगा है, अंति लगा है। तो भाई क्यों लगा हुआ है ये क्यों लगा हुआ है? ये जो ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह जो लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साथ में अर्थ को जोड़ लेती हैं। किस अर्थ को जोड़ लेते हैं? बोले जिस काल का अर्थ होगा उस काल को जोड़ लेंगे। अगर अब कहें कि ये लट लकार है यानी वर्तमान काल, काल कितने होते हैं? काल तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है। वर्तमान यानी प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, भूतकाल यानी पास्ट जो बीत गया है, भविष्य यानी फ्यूचर जो हमारा आएगा। इस तरह से भाई काल तो टेंस तो हमारे 3 हो गए, काल हमारे 3 हो गए, और इन्हीं को संस्कृत में लकार से पहचान मिलती है इनको। तो क्या कहते हैं? वर्तमान काल को लट लकार कह देते हैं, भूतकाल को लंग लकार कह देते हैं, और लिट लकार को हम भविष्य काल कह देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में होते हैं लकार 10। कितने होते हैं? 10। पढ़ने हैं अभी आपको 5। तो 3 तो अपने ये हो गए, एक में वर्तमान, एक में भूतकाल, एक में भविष्य, यानी लट, लंग और लिट। ये 3 अपने लकार हो गए जो काल को दर्शाएंगे। काल यानी समय। समय कौन सा? जैसे समय 1 अभी आप चल रहा है, अभी आप कक्षा 7 में पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ती थी वो आपका भूतकाल था, और 8 कक्षा 8 में पढ़ोगी वो आपका भविष्य है। तो ये आपका समय हो गया। आज ही देख लीजिए, आज कहोगे कि आज मैं चर धातु पढ़ रहा हूं, कल मैंने पठ पढ़ी थी और कल मैं दूसरी धातुएं पढ़ूंगा, नई धातु सीखूंगा। तो ये आपका काल हो गया, समय हो गया। समय के लिए जब हम क्रियाओं में भी, जब हिंदी में जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं? मैंने पढ़ा था। एक जगह कहोगे पढ़ रहा हूं और एक जगह कहोगे पढ़ूंगा। तो एक कहीं कहीं पे क्रिया में आपने है, हूं, हो लगा दिया, एक जगह आपने लगा दिया था, थी, थे, और एक जगह लगा दिया गा, गी, गे। तो क्रियाओं में यहाँ पे भी, हिंदी में भी तो परिवर्तन कर रहे हो, इंग्लिश में भी करते हो, तो संस्कृत में भी होगा, संस्कृत में भी वही परिवर्तन होगा। बस बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन ऐसा होता है कि कैटेगरी वाइज होता है, श्रेणी में विभाजित होकर होता है। कौन सी श्रेणी में विभाजित होता है? कहते हैं कि जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया का अर्थ क्या हुआ? काम। ये जो जितनी भी हम काम कर रहे हैं दुनिया में, सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक और सपने देखने तक के जितने जो भी काम होते हैं वो सब हमारी क्या होते हैं? क्रियाएं होती हैं। और क्रिया को दर्शाने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं? धातु होती हैं। ये तो हम समझ गए। लेकिन क्रिया ऐसी चीज है जो बिना कर्ता के हो ही नहीं सकती है। अब आप कहोगे कैसे? बिना कर्ता के क्या काम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता भाई। कोई काम जब होगा जब उसको कोई करेगा। भाई चलने का काम कोई तो हो। अब जैसे हम खाली कर दें ये ब्लैक बोर्ड, लीजिए। अब बताइए इस 1 या 2 सेकंड में आपको कौन बोल रहा था, कौन यहाँ पे समझा रहा था, कौन सामने खड़े होकर पढ़ा रहा था, आप किसको देख रहे थे? कुछ हो रहा था? नहीं। कोई काम हो रहा था? नहीं। केवल आपको ये केवल क्या दिख रहा था? बोर्ड दिख रहा था। यहाँ पे बोलने वाला, यानी अब जो बोलने की क्रिया कर रहे हैं वो उसके लिए हम कर्ता हो गए ना। अब कहें समझाने के लिए, वो कहे पढ़ाने की क्रिया हम कर रहे हैं। तो भाई पढ़ाने की हो, बोलने की हो, समझाने की हो, ये सारी क्रियाएं बिना कर्ता के हो सकती हैं। आप भी अभी बैठे बैठे क्रियाएं कर रहे हो। कौन सी कर रहे हो? आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, ये भी तो आप क्रियाएं। आप बैठे हो, देख रहे हो, बैठे हो,
बैठने की क्रिया आप कर रहे हो, देखने की क्रिया आप कर रहे हो, समझने की क्रिया आप कर रहे हो, सुनने की आप कर रहे हो, तो आप भी कर्ता हो गए। तो कर्ता के बिना क्रिया हो नहीं सकती, ये बिल्कुल सत्य है ना। पृथ्वी घूम रही है तो घूमने वाली पृथ्वी होनी चाहिए, सूर्य चमक रहा है तो चमकने के लिए सूर्य होना चाहिए, बिना कर्ता की क्रिया नहीं हो सकती। तो इसलिए जो क्रिया होती है वो बिल्कुल कर्ता के अनुसार आती है, जैसा कर्ता होता है क्रिया वैसी ही बन जाती है। तो कहते हैं कर्ता कैसे होते हैं, कर्ता तो भाई कर्ता कहेंगे, काम करने वाले कैसे भी नहीं, उनकी भी श्रेणियां बना दी गई। उनकी क्या श्रेणी बना दी गई, कह दिया कि बड़ी चतुराई से, बड़ी अच्छी आसानी से कह दिया कि मैं उत्तम। 3 भाग में बनाए गए, 3 कैटेगरी बनाई है, किसकी, कर्ता की, काम करने वाले कर्ता की। और कर्ता को ही हम ये पुरुष कह देते हैं, कर्ता को ही हम पुरुष कह देते हैं। अब इनकी बड़ी अच्छे से 3 श्रेणियां बनाई हैं। कौन कौन सी बना दी गई, कह दिया मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम। क्या कह दिया, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम। अब कहेंगे इसमें कर्ता कौन सा है, तो अभी कह दे रहे, हमने कहा मैं पढ़ाती हूं, तो जो मैं शब्द हमने अपने लिए प्रयोग किया वो हो गया उत्तम पुरुष। कौन हो गया, उत्तम। हमने कहा तुम पढ़ते हो, तो जो हमने तुम शब्द प्रयोग किया, तुम्हारा नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, यहां हमने अपना नाम नहीं लिया। जब अपने नाम की जगह हमने क्या प्रयोग किया, मैं शब्द का प्रयोग किया, तो हम हो गए उत्तम पुरुष के कर्ता। कौन हो गए, उत्तम पुरुष के। अब हमने कहा कि तुम पढ़ते हो, हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया, हमने कहा तुम, जो तुम शब्द प्रयोग किया तो तुम मध्यम, मैं उत्तम तुम मध्यम, यानी तुम जो शब्द है वो हमारा बन गया मध्यम पुरुष का। और कहें बाकी सब प्रथम, बाकी सब प्रथम क्या, यानी जहां मैं नहीं हूं, जहां तुम नहीं लिखा हुआ हो, उसके बाद अगर आपको किसी का भी दुनिया का कितने भी नाम दिख जाए, यानी संज्ञा। अब जो बच्चे कहते हैं ना कि संज्ञा क्या, संज्ञा के लिए क्वेश्चन मार्क आ गया मन में, बिल्कुल मत कीजिए। संज्ञा का मतलब नाम, संज्ञा का मतलब नाम। किस, हम जब उसमें पढ़ते थे ना हिंदी में, क्या पढ़ते थे, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही हमने कह दिया, संज्ञा का मतलब नाम। जितनी चीजें दिख रही हैं, चर अचर, जितनी भी चर अचर यानी चलती हुई और बिना चलती हुई, यानी सजीव निर्जीव, जितनी भी आपको सामने दिख रही हैं, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई जानवर हो, कोई पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, इनके नाम है, वो हमारी संज्ञा है। ठीक है, वो हमारी क्या हो गई, संज्ञा। संज्ञा का मतलब हमने कह दिया प्रथम पुरुष। अगर वो कोई काम कर रही हैं तो वो सब प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, पर्वत दृढ़ रहता है, पर्वत भी देख लीजिए जी क्रिया कर रहा है। हवा बहती है, पानी बहता है, हवा चलती है, पेड़ हिलते हैं, पत्ता गिरता है, फूल खिलते हैं, तितलियां उड़ती हैं, भौरे मंडराते हैं, बादल गरजता है, पानी बरसता है। देखिए पानी तक भी काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो ये पानी हो गया, मेघ हो गए, शेर दहाड़ता है, मोर नाचता है, कोयल कूकती है। भाई हम क्या कह रहे हैं, दुनिया में बस मैं और तुमको छोड़ दो, मैं पढ़ता हूं तुम पढ़ते हो, या तुम पढ़ते हो मैं पढ़ाती हूं, बस मैं और तुमको छोड़ दो, तो बाकी सब चीजें हमारी प्रथम पुरुष में आएंगी। यानी प्रथम पुरुष के कर्ता कोई भी काम कर रहे होंगे तो उनके साथ में जब आप क्रिया लगाओगे तो ये प्रथम पुरुष वाली ही लगाएंगे, उसके अलावा कोई क्रिया आप नहीं लगाने वाले हैं। और फिर कहें, उदाहरण के लिए कह दें, हमने कह दिया, अब यहां पे एक चलने के लिए भी ले लेते हैं, चरने की भी बता देंगे। ठीक है, यहां कह देते हैं हम अपनी कि बकरी चरती है। ठीक है, एक और बता देते हैं कि हाथी, भाई लड़का लड़की कहेंगे तो बच्चों को लगेगा प्रथम पुरुष में सिर्फ बालक बालिकाएं होती हैं, ऐसा नहीं है। हाथी चलता है। ठीक है, अब यहां पे फिर हमने लिखा तुम चलते हो। फिर एक जगह हमने कहा मैं चलता हूं। ठीक है, तो अब हम जब इसके लिए देखेंगे कि यहां काम करने वाला कौन कौन है, कर्ता ढूंढिए। पहले सबसे पहले यहां कर्ता है बकरी, यानी कर्ता कैसे पहचानेंगे कि काम को कौन कर रहा है, चरने का काम कौन कर रहा है, बकरी, तो बकरी कौन हो गई, कर्ता।
कहेंगे चलने का काम कौन कर रहा है? हाथी। तो हाथी कौन हो गया हमारा? कर्ता। फिर कहेंगे यहाँ चलने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, तो तुम कौन बन गया? कर्ता। फिर कहा यहाँ पे चलने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे चलने का काम कर रहा है मैं, तो ये भी हो गया हमारा कर्ता। अब हमने जबकि आपको बताया है कि इन सब की अलग अलग कैटेगरी होती है, तो हम कहेंगे बताओ, तो इसमें आप बताइए कि कौन सा कर्ता हो गया, बताते हैं। तो देखिए जहां लिखा है मैं, काम करने वाला, यहाँ पे नाम नहीं है, नाम की जगह अगर लिखा हुआ हो मैं, तो मैं हमारा हो जाएगा कौन सा कर्ता? उत्तम पुरुष का कर्ता। कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष का कर्ता। ठीक है। जहां काम करने वाला तुम, यानी शब्द पे ध्यान दीजिए, मैं शब्द होना चाहिए, तुम शब्द होना चाहिए। तुम जहां होगा वो हमारा कौन सा होगा? मध्यम पुरुष का कर्ता होगा। कौन सा बनेगा? वो मध्यम पुरुष का हमारा कर्ता बन जाएगा। ठीक है। और बाकी सब प्रथम, तो कहें बकरी, हाथी, घोड़ा, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, नाम कुछ भी हो, वो हमारे कौन से हो जाएंगे? प्रथम पुरुष के। क्या आ जाएंगे? प्रथम पुरुष के। कर्ता पहचान लिया ये कौन से हैं? बोले पहचान लिया। अब पहचान के क्या करेंगे? केवल देखेंगे? वो नहीं देखेंगे, उसके अनुसार उस क्रिया का रूप बनाएंगे। क्रिया अपने मन से कभी नहीं आएगी। किसको देखेगी? कर्ता को देखेगी। कर्ता का पुरुष पहचानेगी, वचन पहचानेगी और अपना रूप यहाँ पे रख लेगी। क्योंकि चलने की और चरने की क्रिया तो भाई चर ही है, लेकिन उसके रूप किसके अनुसार बदल जाएंगे? कर्ता के अनुसार बदल जाएंगे। कर्ता जैसा होगा, कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, उसके अनुसार क्रिया लग जाएगी। ठीक है। तो यहां कहा प्रथम पुरुष का है कर्ता बकरी। बकरी कौन है? प्रथम पुरुष का कर्ता। यहाँ का हाथी कौन है? उन्हें हाथी शब्द ना तो मैं लिखा है ना तुम लिखा हुआ है। यहाँ हाथी के जगह पे मैं या तुम लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो बाकी सब प्रथम। तो यहाँ हमने कहा ये प्रथम हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। ठीक है, प्रथम पुरुष हो गया। क्रिया के लिए हम क्या करते हैं? दो चीजें पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? हर एक कर्ता का पुरुष पहचानते हैं और फिर वचन पहचानते हैं। पहले पहचानते हैं पुरुष और फिर पहचानते हैं वचन। तो हमने कहा बताइए यहाँ बकरी जो है वो कितने नंबर में है, संख्या में कितनी है? जो संख्या में एक हो उसको एक वचन कहते हैं, जो संख्या में दो हो उसको द्विवचन कहते हैं, और संख्या में दो से अधिक हो जाती है वो बहुवचन कहलाती है। तो यहाँ बकरी बताइए कितनी है? बकरी एक है। तो हमारी जो चरने की क्रिया है वो कौन सी आएगी? कहेंगे प्रथम पुरुष और एक वचन की आएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बकरी को तो हम लिख देंगे अपनी अजा। बकरी को क्या लिख देंगे हम? अभी बताते हैं, चलिए। अजा, और अब इसके बाद में अजा के साथ में जो क्रिया आएगी चर। चरने को क्या कहते हैं? बोले चर ही कहते हैं संस्कृत में। चलने को भी चर कहते हैं, चरने को भी चर कहते हैं। तो चर तो हमने ये लिख दिया, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएं? प्रथम पुरुष का एक वचन का लगाएं, द्वि का लगाएं या बहुवचन का लगाएं? तो कहेंगे बकरी है तो प्रथम पुरुष की, लेकिन है एक वचन में, तो लगा देंगे हम चरती। तो हम लिख देंगे अजा चरती। ठीक है, अर्थ निकाला है बकरी चलती है। ठीक है। कभी कभी बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि ये जो है शब्द है, आपने अस धातु पढ़ाई थी, उसमें आपने कहा था है को क्या कहते हैं? अस्ति, अस्ति, स्तः और संति। आपने ये भी तो पढ़ाए थे कि हमारा जो अस्ति होता है उसका अर्थ होता है दो, का अर्थ होता है दो हैं, और संति का अर्थ होता है बहुत सारे हैं। दो हैं और संति का अर्थ होता है बहुत सारे हैं। ठीक है शब्द लिख जाता है उसमें। ठीक है, तो आप कहेंगे इस है का अर्थ क्यों नहीं बना रहे हो? बोले इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये जो ती है, ती जो है वो इस है को ही के लिए ही तो बताई गई है, इसलिए उनको लिखना जरूरी नहीं है। उनका प्रयोग तो तब होता है जब हमने कह दिया कि यह बकरी है, हमने लिख दिया यह बकरी है, यहां कोई मूल क्रिया नहीं हो रही है, कोई काम नहीं कर रही है, तब हम सहायक क्रिया के पास जाते हैं कि अब आपका हमें रूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं हमें रूप नहीं मिल रहा है। यहाँ तो ये जो ती तह अंति है, ये है का, बहुत सारे है का, हो का, सब का रूप ये
ये जो चिन्ह है, सी लगा, थ लगा, थ लगा, आमी लगा, आव, क्यों लगाए हैं? इन्हीं का तो अर्थ समेट के रखा हुआ है इनने। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या कह दिया? अजा चरति। लीजिए, बन गया संस्कृत का वाक्य। अब आप क्यों याद कर रहे हो ये तो आपको पता चल गया। फिर कहा मध्यम पुरुष में हमने देखा कि ये हमारा जो तुम था वो कैसा था? तुम था हमारा मध्यम पुरुष का कर्ता। वचन पहचानेंगे कौन सा है? बोले वचन तो तुम में एक ही लिखा है, ना तो तुम दोनों लिखा है, ना ही तुम सब लिखा है, तो एक ही है। जब एक है तो तुमको हम क्या लिख देंगे? त्वम। क्या लिख देंगे? त्वम। और चलने को क्या कहेंगे हम? भाई चलने को कहेंगे चल, चर हो गया। अब इसके बाद कहेंगे इसका पुरुष वचन पहचाना, तुम कौन सा है? मध्यम पुरुष है और एक वचन है। मध्यम पुरुष और एक वचन है, तो तुम के लिए हम मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया चरसी उठा के लिख देंगे, तो इसमें सी जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा चरसी। ठीक है, अब इसके बाद देखा हमने कि हाथी के लिए ले लिया। हाथी कैसा है? प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष है, चलने का काम कर रहा है, चलने का काम चर धातु से बताया जा रहा है, हम यहां लिख देंगे गजह। चलने का काम किससे दर्शाया जाएगा? चर से। और इसमें अंत में तीतः अंति क्या लगा दें? तो कहेंगे ये प्रथम पुरुष एक वचन है और प्रथम पुरुष एक वचन में ती लगा दिया जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा चरति। ठीक है, अब मैं पे आते हैं। मैं कैसा है? कहेंगे मैं उत्तम। मैं उत्तम, मैं शब्द कैसा है? उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष है, अकेला ही है, हम दोनों तो नहीं लिखा, हम सब तो नहीं लिखा, नहीं लिखा है ना, तो मैं कैसा है? एक वचन है, तो इसमें कौन सी आएगी? उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया आएगी, तो मैं को तो हम लिख देंगे अहम। चलने को कहते हैं चर, और ताहू को किससे दर्शाओगे आप? तो कहेंगे उत्तम पुरुष की क्रिया में एक वचन में क्या लगा देते हैं? आमी लगा देते हैं, तो चर बन जाएगा चरामी। क्या हो जाएगा? अहम चरामी। ठीक है, बस ये जो हम क्रियाएं हैं इनको, अच्छा ये उदाहरण हमने क्यों बताया आपको? इसलिए कि आपको ये पता हो कि ये पुरुष कौन से होते हैं जिनके लिए ये क्रियाएं आपकी बनाई जा रही हैं। ठीक है भाई, तीतः अंति सीतः थ आमी आवह आमह तो आपको हर जगह लिखे मिल जाएंगे। आप धातुओं को पढ़ोगे देखते ही से लगेगा अरे सभी में वही तो हो रहा है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इन धातुओं का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों याद कर रहे हैं, कहाँ पे इनको लगाया जाए। तो अब आपको समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ लिखे देते हैं आपको, जो कर्ता है वो चाहे लट लकार हो उसके लिए भी समान रहेंगे, लंग लकार लकार बदल जाए, कर्ता हमारा उत्तम पुरुष में अगर मैं है तो मैं ही रहेगा। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि वर्तमान काल के लिए उत्तम पुरुष में आ गया और भूतकाल में वो तुम बन जाए, नहीं, मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम। ये अपना सूत्र याद रख लीजिए, तो कभी आप जब कर्ता के साथ में क्रिया लगाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है ना, तो हमने कहा बाकी सब प्रथम। तो मैं को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? अहम। अब ये तो हो गई थी एक वचन की बात। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हो सकता है काम करने वाला, यहाँ पे क्या लिख दें बताइए? चरनी का बालक लिख दें, बालकः चरति, या बकरी का लिख दें? अजा लिख देते हैं, चलिए अजा। अजा यानी बकरी, अज यानी होता है बकरा और अजा होती है बकरी। ठीक है, अश्व अश्वा, ऐसे ही अश्व यानी घोड़ा, अश्वा यानी घोड़ी। ठीक है, अब ये हो गया अजा। ठीक है, प्रथम पुरुष, क्योंकि बाकी सब है। यहाँ बालक के लिए लिख सकते थे कि बालक चलता है, दो बालक चलते हैं बहुत सारे। अब बालक का तो अपन हर उसमें लेते ही आ रहे हैं, अब अपन बकरी को ले लेते हैं। एक जगह यहाँ पे ये चरने का अर्थ अपन चरने में ही ले लेते हैं, यहाँ पे चलने में ले लेते हैं। ठीक है, ये चरता है या चरती है। अच्छा, ये जरूर फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे बकरा है या बकरी है, लड़का है या लड़की है। ऐसा नहीं है कि लड़के के लिए चरती लग जाए और लड़की के लिए कुछ और लग जाए, नहीं, यहाँ तीनों लिंगों के लिए समान है। ठीक है, चाहे अज हो चाहे अजा हो, एक है तो वो चरती ही आएगा उसके साथ में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। वही हमारा कर्ता, जरूरी नहीं है काम करने वाला हमेशा एक ही हो, दो भी हो सकते हैं और बहुत सारी भी हो सकते हैं। संस्कृत में वचनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 2 में नहीं किया गया है। वैसे तो हम कहते हैं सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन बना दिए संख्या के आधार पर। कहेंगे जहां संख्या में 1 है तो वो एक वचन,
द्वि है, दो है संख्या में तो कहेंगे द्विवचन। और हमारे अगर बहुत सारे हैं, दो से अधिक हैं, 3 से लेके कितने भी, वो सब बहुवचन में आ जाएंगे संख्या में। यहां हो जाएगा हमारा अजय, अजा शब्द का द्विवचन क्या हो जाएगा, अजय। सभी में प्रथमा विभक्ति लग रही है, क्यों लग रही है, क्योंकि ये कौन है, कर्ता, काम करने वाले हैं। और कर्तरी प्रथमा सूत्र हमने पढ़ाया है कारकों में कि कर्ता के साथ में प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रथमा विभक्ति मतलब शब्द रूपों की पहली लाइन। तो क्या बनती है, अजा कैसा हो गया, बड़े आ की मात्रा वाला है, आकारांत शब्द है, बालिका के रूप हमने पढ़ा है आपको। क्या बनता है, बालिका, बालिके, बालिका है, तो अजा भी बनेगा अजा, अजय, और ये हो जाएगा अजाह। ठीक है, त्वम के प्रथम पुरुष पे जाइए, क्योंकि कर्ता बन रहा है, कर्तरी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति में युष्मत् शब्द के क्या रूप बनते हैं, त्वम, युवाम और यूयम। फिर कहा मैं के रूप ढूंढिए, मैं के क्या बनेंगे, प्रथमा विभक्ति में ही, क्योंकि मैं जो शब्द है उसका संस्कृत शब्द क्या होता है, अस्मद। और अस्मद के जो रूप बनते हैं वो बनते हैं 21। 21 में से कौन सा उठाओगे, बोले पहली लाइन। 21 में से 3 उठाएंगे, बोले कौन सी लाइन के उठाओगे, सबसे पहली लाइन के उठाओगे। क्यों, क्योंकि मैं जो शब्द बन रहा है वो कर्ता बन रहा है, वो कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति के रूप उठाएंगे। प्रथमा विभक्ति समझ में नहीं आए, वैसे हम करवा चुके हैं, अस्मद और युष्मद के हमने साथ में ही वीडियो बनाया है, उसमें शब्द रूप करवाए हैं। तो क्या कहेंगे, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो कहेंगे अहम, द्विवचन में हम दोनों को कहते हैं आवाम, और हम सबको कहते हैं वयम। तो इस तरह से ये हमारी क्रियाएं लगाई जाएंगी। हमारा अच्छा लगाने का तरीका तो बहुत सरल है। लट लकार यानी जहां पे आपको क्रिया में है का अर्थ बताना हो, है, हूं, हो, यानी हा से जुड़े हुए जो अंत होते हैं सहायक क्रियाओं के, वो हमें वर्तमान काल का ज्ञान करवाते हैं। यानी चलता है, तुम चलते हो, मैं चलता हूँ, हम दोनों चलते हैं, हम सब चलते हैं, बालक चलते हैं, तुम जाते हो, तुम सब जाते हो, तो हैं, हूँ, हो, ये सब क्या कर रहे हैं, हमें वर्तमान काल का ज्ञान करवा रहे हैं। वर्तमान काल के लिए हम संस्कृत में क्या लगा देते हैं, मूल धातु में प्रथम पुरुष के लिए लगाते हैं ति, तह, अंति, मध्यम पुरुष के लिए लगाते हैं सी, थह, थ, और उत्तम पुरुष के लिए लगाते हैं आमी, आवह, आमह, जैसा कि हम हर एक वीडियो में आप लोगों को बताते आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या लगाएंगे हम, लट लकार की टेबल याद कीजिए, फटाफट याद हो जाएगा, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। बोलिए हमारे साथ में, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। हो गई हमारी लट लकार। ठीक है, अब इसी में हमने अब रूप समझ लिए, अर्थ समझ में आ गया कि हम किन के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं इनका। अच्छा अब बताइए थोड़ा सा, अब आप इसका अर्थ बताने की कोशिश कीजिए। इसका अर्थ क्या होगा, अजा चरती, क्या अर्थ निकलेगा, अजा का अर्थ हो गया बकरी, और चरती शब्द क्या अर्थ निकालेगा, अजा बकरी, बताइए, या तो चलती है या फिर चरती है, क्योंकि चर के साथ में हमें यहाँ पे है जोड़ना है, ती जो जुड़ा हुआ है वो है का अर्थ बता रहा है। यहां इसका अर्थ क्या बनेगा, अजय चरता का क्या अर्थ बनेगा, अजय का अर्थ हुआ 2 बकरियां चरती हैं, क्योंकि ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह, है, हूं और हो का अर्थ निकालते हैं। भाई जो प्रथम पुरुष है उसके लिए तो है और है का हम प्रयोग करते हैं, तुम के साथ में हो लगाते हैं, मैं के साथ में हूं लगाते हैं, मैं चलता हूं, हम दोनों चलते हैं, हम सब चलते हैं। ठीक है, यानी ती, तह, अंति ने क्या अर्थ निकाला कि बकरी चरती है, 2 बकरियां चरती हैं, बहुत सारी बकरियां चरती हैं का अर्थ बताया। अब यहां पे क्या निकाला सी ने कि तुम चलते हो, तुम दोनों चलते हो और तुम सब चलते हो। चर का अर्थ हुआ चलना और थ ने बता दिया हो का अर्थ बता। अब आते हैं, लिखा है अहम चरामी यानी मैं चलता हूं। अब यहां पे आमी जहां लगा हुआ हो वहां पर आप हूं का अर्थ निकालिएगा। ठीक है, मैं चलता हूं, अहम पठामी मैं पढ़ता हूं, अहम पश्यामी आप कहोगे मैं देखता हूं, अहम क्रीडामी मैं खेलता हूं। ठीक है, अहम खादामी मैं खाता हूं।
ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आमी लगा हुआ हो ध्यान करिएगा उसको, कि हूं का अर्थ निकालोगे कि मैं करता हूं, अब जो भी काम करती हूँ। ठीक है। आवाम चरावह, हम दोनों चलते हैं, वयम चरामह, हम सब चलते हैं। ठीक है। अब इस तरह से ये हमारा हो गया कौन सा, लट लकार। अब हम आते हैं अपने लिट लकार यानी भविष्य काल पर। भविष्य काल में भी हम कौन सी अपनी यही चर धातु पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल समान किस प्रकार से बनती है, बिल्कुल लट लकार जैसी ही बनती है। लट लकार जैसी बनती है, सिर्फ कितना परिवर्तन होता है कि यहाँ पर जब लट लकार के हम रूप बनाते हैं, अब लट लकार के क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्रिया में अब हम कहेंगे कि मैं चलूंगा, बकरी को जब छोड़ूंगा तो बकरी चरेगी, गाय घास को चरेगी, दोनों बकरियां चरेंगी, सब बकरियां चरेंगी, गायें चरेंगी, सब दो गायें चरेंगी। तो गा गी गे चर में आप लगा रहे हो, चलने में और चरने में। आप जब गा गी गे लगाओगे हिंदी में, उनको संस्कृत में बनाने के लिए भी आपको ती तह अंति लगाना पड़ेगा। आप कहोगे अब जब हम हैं, हूं और हो के लिए भी जब तीतः अंति सीतः था आमी आवह आमह लगा रहे थे, और यहाँ पर भी अगर हम तीतः अंति लगा देंगे तो हम अंतर क्या करेंगे, अंतर कैसे पता चलेगा कि ये अगर ती लगा हुआ है तो हम कहेंगे ये तो वर्तमान काल है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कह दिया कि ये श, याद रखने के लिए बता रहे हैं जैसे भविष्य में होता है ना श, तो भविष्य काल की क्रियाओं में आपको श मिल जाएगा। श कहेगा, अब इसका अर्थ गागी गे में निकलेगा यानी चरेगा। ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया कि बकरी चरेगी। ठीक है। गाय घास को चरेगी, दो गायें चरेंगी और बहुत सारी गायें चरेंगी। बालक के लिए ले लें तो कहेंगे बालक चलेगा, दो बालक चलेंगे, सब बालक चलेंगे। बालकः चरिष्यति, बालकौ चरिष्यतः, और कहेंगे बालकाः चरिष्यन्ति। ठीक है। त्वम और मैं तो ये बदलना नहीं है, यहाँ पे त्वम युवाम यूयम ही रहेंगे, यहाँ अहम आवाम वयम रहेंगे। भाई इधर हम कोई भी करता हमारा कुछ भी बदल सकता है ना, मैं और तुम को छोड़ दो तो यहाँ पर भाई प्रथम पुरुष में हमारा कोई भी कर्ता आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता फिक्स है कि यहाँ अगर तुम चलोगे, तुम दोनों चलोगे या तुम सब चलोगे, मैं चलूंगा, हम दोनों चलेंगे, हम सब चलेंगे। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, त्वम चरिष्यसि, तुम दोनों चलोगे, कहेंगे युवाम चरिष्यथः, तुम सब चलोगे तो यूयम चरिष्यथ, मैं के लिए आएगा हम कहेंगे अहम चरिष्यामि, मैं चलूंगा। हम दोनों चलेंगे, कहेंगे आवाम चरिष्यावह और वयम चरिष्यामः। ठीक है। तो इस प्रकार से ये गागी गे का अर्थ निकल आएगा। और हमने आपको बताया था कि भाई ये जो कुछ धातुएं जो होती हैं, जैसे हमारी हो गई पठ, लिख, गम, हस, क्रीड, ठीक है, धाव। ठीक है। अब इन धातुओं में क्या हो रहा है, यहाँ पर जब इनको भविष्य काल में बनाओगे तो इनके साथ में आप ऐसे पठ में सीधा आप श्यति श्यतः श्यन्ति नहीं लिख सकते। इनके लिए आपको इनमें क्या करना पड़ता है, छोटी ई का आगमन करना पड़ता है, जिसको संस्कृत में हम कहते हैं इडागम, यानी इट का आगमन। और इट में से टा हटा दो तो क्या हो गया, ई, यानी छोटी ई का आगमन, यानी इन धातुओं में छोटी ई की मात्रा लगा दी जाती है। अब कहने के लिए सूत्रों के द्वारा होता है, लेकिन हम आपको सरल भाषा में बस इसलिए बता देते हैं जिससे आपको याद रहे कि आप देखिए कि ये मान लीजिए कि ये हमारे कैसे हैं, आधी ग्लास की तरह हैं, जिनमें कि हमारा व्यंजन कैसा है, आधा है। तो इनको हम पूरा करने के लिए इसमें तो हम स्वर जोड़ सकते हैं, ये स्वर जुड़ेगा, ये इसको पूरा कर देगा। ठीक है। लेकिन इसी के स्थान पे हमारी धातु हो गई स्था। जब इसमें पहले से बड़े आ की मात्रा है तो इसमें स्वर आ सकता है, ये तो पहले से ही फुल है, यानी आधे व्यंजन को इसमें तो स्वर पहले से ही देख रखा है तो फुल है। इसमें स्वर आने की जगह है नहीं, है ना, तो ये नहीं है, तो फिर इसमें तो इट का आगमन नहीं होगा, यानी इसमें कोई छोटी की मात्रा नहीं लगाई जाएगी। लेकिन जहां हमारा क्या होगा, आधा व्यंजन होगा जिस धातु में, उसमें हम भविष्य काल का रूप बनाते समय हम क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं। तो पठ बन जाएगा पठी, लिख बन जाएगा लिखी, ठीक है, गम बन जाएगा हमारा गमी,
ठीक है। हस बन जाएगा हमारा हसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्रीड बन जाएगा क्रीडी, ठीक है। धाव बन जाएगा धावी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर मूल क्रिया में छोटी की मात्रा लग गई, अब उसमें लगाना है भविष्य का श्या। श्या लगाओगे तो जिसके साथ में ई लगी हुई हो उसमें तो ये षटकोण का स लगेगा, ये षटकोण के श वाला या लगेगा, यानी आधर्ष और या, ये हो जाएगा लिखिष्य, ठीक है। गम बन जाएगा गमिष्य, हस बन जाएगा हशिष्य, क्रीड बन जाएगा क्रीडिष्य, धाव बन जाएगा धाविष्य। भविष्य काल हो गया। अब इसके बाद फिर हम लगा देंगे कि अगर कर्ता एक वचन है तो लगा देंगे ती, फिर तह अंति, ती तह अंति, जो भी होगा, लिखिष्यति, गमिष्यति, हसिष्यति, क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यति और हमारा धाविष्यति, ठीक है। इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। लेकिन जहां पे हमारी धातु आती है स्था, पा, इनमें क्या होता है, बड़े की मात्रा स्वयं से होती है, तो इनमें हम ई नहीं लगाते हैं, तब फिर हमारा सिंपल समूसे वाला सा आ जाता है, जिसको दंती सा कहते हैं, क्योंकि दांत से उसकी ध्वनि का उच्चारण उत्पन्न होता है, लेकिन हम याद बना रहे इसलिए हमने कह दिया सिंपल समूसे का सा, तो कह दिया यहाँ लगा देंगे स्या। भविष्य के श्या को हटा के ये वाला श नहीं आएगा, जहां पे ई नहीं होगी वहां पे सिंपल सा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा पास्य। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्थास्य, और ये बन जाएगा हमारा पास्य, और फिर इसमें हम लगा देंगे अपनी ती तह अंति, सी थह थ आमी आवा आमा, स्थास्यति, पास्यति, ठीक है। इस प्रकार से ये रूप बन जाते हैं। तो क्योंकि ये दोनों ही चीजें अंतर होती हैं, ये आप 7th क्लास के हिसाब से, इसलिए हम आपको ये सिंपल बता देते हैं नॉर्मल, कि ज़्यादातर जो हमारी धातुएं हैं उनमें ई का आगमन, इडागम जो होता है, इट का आगमन जो होता है वो कहाँ होता है भाई, ऐसे हम सिंपल रूप से याद रखेंगे कि आधे व्यंजन में हम जोड़ देंगे। 100% सारी धातुओं में नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर धातुओं में होता है ऐसा, ठीक है। हमें भी पता है कि वो सूत्रों से होता है, लेकिन अभी अपन सूत्रों पे ना जाके अभी अपन इनको पढ़ लें, यहाँ थोड़ा सा हमें पता हो जाए कि हम कहाँ कहाँ पे ई लगा के श लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अर्थ समझ में आ गया, क्या आ जाएगा, गागी का अर्थ हो जाएगा बालक चलेगा, 2 बालक चलेंगे, सब बालक चलेंगे, तुम चलोगे, तुम दोनों चलोगे, सब चलेंगे, तुम सब चलोगे, मैं चलूंगा, हम सब तुम दोनों, सॉरी, मैं चलूंगा, हम दोनों चलेंगे और हम सब चलेंगे, तो हो जाएगा अहम चरिष्यामि, आवाम चरिष्यावः और वयम चरिष्यामः, ठीक है। अब चलते हैं हम भूतकाल पर। भूतकाल की क्रियाएं, यानी जहां हम हिंदी में क्रियाओं में था थी थे लगा देते हैं, उन था थी थे को दर्शाने के लिए हम भूतकाल की क्रियाओं पर जाएंगे। भूतकाल, उस धातु में क्या करेंगे ऐसा जो वो था थी थे का अर्थ लेके चलने लगे, तो जो मूल क्रिया या मूल जो धातु होगी उसमें सबसे पहले आप अ लगा देंगे उपसर्ग के रूप में, मूल्य लगा देंगे, ठीक है। तो चर बन जाएगी, अचर बन गई। अब इसमें हम क्या करें, मूल धातु में आप जो प्रत्यय लगाएंगे था थी थे को जोड़ने के लिए, तो क्या लगाएंगे आप, त ताम न अह तम ता अम आओ आम। लट और लिट में 2 समानताएं क्या हुई थी, ती तह अंति, सी थह थ आमी आवह आमह, ये हमारे लट और लिट को पूरा कर दिया था। अब हम चल रहे हैं लंग लकार यानी भूतकाल पर, तो उसमें क्या कहेंगे, त ताम न अह तम ता अम आओ आम। त 2 जगह आते हैं, ध्यान रखिएगा कि पहले वाले त आधा होता है, दूसरा वाला त पूरा होता है। कहां पर, प्रथम पुरुष का जो कौन सा ता जो लगाया जाता है एक वचन में वो आधा ता होता है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में जो ता लगाते हैं वो पूरा होता है, ठीक है। क्या कहेंगे हम, त ताम न अह तम ता अम आओ आम। तो पहले एक आपको 9 अक्षर किसके लिए याद करने पड़े, 2 लकार याद हो गए। अब इसमें आपने लंग लकार के याद कर लिए, तो इसी से आप लोट और विधिलिंग के भी याद कर लेंगे। देखिए अभी हम बताते हैं, अर्थ क्या निकलेगा, पुरुष वही रहेंगे, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम, यानी मैं हम दोनों हम सब के लिए ये क्रियाएं आएंगी, तुम दोनों तुम सब के लिए ये वाली आएंगी, और बाकी सब कोई भी संज्ञा सर्वनाम जो करता होंगे उनके लिए हम ये वाली क्रियाओं का प्रयोग करेंगे प्रथम पुरुष, ठीक है। अच्छा, अर्थ क्या निकलेगा कि बालक चलता था,
दोनों बालक चलते थे, यानी सब बालक चलते थे। या बकरी चरती थी, 2 बकरियां चरती थी, सब बकरियां चरती थी यहाँ मैदान में, अब नहीं चरती हैं। तुम चलते थे, तुम दोनों चलते थे, तुम सब चलते थे। मैं चलता था, हम दोनों चलते थे, हम सब चलते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। था थी के लिए हमने क्या लगा दिया, अ लगा दिया सब में, और त ताम न अह तम त अम आव आम। बस ये 9 अक्षर याद कर लीजिए, हो गए आपके भूतकाल की ऐसे ही बनेंगी, सब क्रियाएं ऐसी बनती चली आ रही हैं। देखिए अब उसी को हम आदेश में बनाना है कि चलो बालक चलो, लड़के चलो। ठीक है, तो हम कहेंगे अब चलने, जब हमने आज्ञा, लोट लकार क्या होता है, आज्ञा आदेश, जहां मिले आज्ञा अनुज्ञा, जहां पे आपको आदेश मिले तो वहां पर आप क्या करते हैं, लोट लकार का प्रयोग करते हैं। फिर ना ही तो आप ये कह रहे हो कि चलता है, ना ही आप कह रहे हो कि चलता था, ना ही आप कह रहे हैं चलेगा। जब काल की बात ही नहीं आ रही है, सिर्फ अब यहाँ पे आज्ञा आपको मिले कि विद्यालय चलो। ठीक है, अब कहा तुम चलो, मैं चलूं। अब यहाँ पे ना तो कोई इसमें तो ना तो है न पता चला हमें, ना गागी गे ना था, ना ही चलने में यहाँ पर हमारे पास गागी गे थाती थे हूँ कुछ भी नहीं लगा। तो इसके लिए बनाई जाती हैं लोट लकार में क्रियाएं, आज्ञा को दर्शाने के लिए। तो कैसे कहेंगे, बालक चलो, लड़की चलो, लड़के चलो, राधा चलो, मोहन चलो, श्याम चलो। तो कहेंगे श्यामः चलतु, बालकः चलतु, बालकौ चरताम, चरतु, चरताम और चरंतु। त्वम चर, तुम चलो, युवाम चरतम, तुम दोनों चलो, यूयम चरत, तुम सब चलो, अहम चराणी, मैं चलूं, आवाम चराव, हम दोनों चले, वयम चराम, हम सब चले। अब आप कहोगे इसका लंग लकार से कैसे हम प्रत्यय याद करने का तरीका निकाल सकते हैं, वो ये है कि हम लंग लकार में क्या याद करते हैं, त ताम न अह तम ता अम आव आम। तो क्या परिवर्तन हुआ, एक जगह बस त के स्थान पे क्या आ गया, ये तू, ना में भी जुड़ गया तू, क्योंकि आधा ना जोड़ा जाता है ना, भूतकाल में क्या जोड़ा जाता है, आधा ना, उस आधे ना में तू और जोड़ दिया तो ये हो गया अंतु, तू ताम अंतु। अब यहाँ पे जोड़ा जाता है अह तम ता, तो यहाँ पे अह का विसर्ग हटा दिया तो ये हो गया अ। सिर्फ हर धातु में अ जोड़ दीजिए, सो वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। जैसे पठ आदि होती है, पठ आदि कैसी होती है, ठा हमेशा अंत वाला अ होता है, आधा होता है, उसमें आ जोड़ देते हैं तो वो पूरा हो जाता है, पठ बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखना लोट लकार की क्रियाओं में जो क्रियाएं हैं वो सिर्फ अपने पूर्ण रूप में यहाँ दिखाई देंगी। पूर्ण यानी उनका जो पीछा वाला दूसरा अक्षर होगा, अंत वाला जो अक्षर होगा वो भी आपको पूरा दिखाई देगा, पूरा हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, चर, पठ, लिख, धाव, हस, क्रीड। त्वम पठ, त्वम धाव, त्वम लिख, त्वम हस, तुम लिखो, तुम पढ़ो, तुम समझो, सब चीजें हो गई। ठीक है, अतम त, बस क्या हुआ, यहाँ पे विसर्ग हटा और यहाँ पर हो गया जो हम कहते हैं ना आनी आव आम। भूतकाल में तो कहते हैं अम आव आम, है ना, लेकिन हमने यहाँ पे लट लकार के लिए देख लिया कि वही लट लकार में तो हम लगाते हैं, वर्तमान काल में लगाते हैं आमी, और लोट लकार में लगा देते हैं आनी। ठीक है, अब आप कहोगे आनी की जगह ये आनी क्यों लगा हुआ है, तो उसके लिए हमने कई बार ये सूत्र बताया है कि भाई ऐसा कोई अगर हमारे पास पद हो जिसमें र लिखा हुआ हो तो अंत में लगने वाला प्रत्यय न हो तो वो ण में परिवर्तित हो जाता है। किसको देख के, आगे वाले शब्द में लिखे हुए रा को देखकर। तो क्री धातु में भी र था तो इसलिए करवाणी बन गया था, है ना। जितनी भी र के साथ वाली धातुएं बनेंगी उनके साथ में ये जो न है वो ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, चराणी, चराव और चराम। अम आव आम, पूरा आव लंग लकार जैसा है, आम भी जुड़ा हुआ है लंग लकार जैसा, यहाँ बस परिवर्तन हुआ। तो देख लीजिए गिनती के 2 जगह ज्यादातर हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। मूल तो देखें तो तू ताम अंतु अतमता, और बस यहाँ ज्यादा बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसको कह दिया आनी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी अब वैसे ही लंग लकार जैसे हमारे ये वाले भी बन जाएंगे विधिलिंग के। विधिलिंग यानी जिस धातु में तीनों जो हमारी काल हैं उनका कोई बोध नहीं हो रहा हो और जहां पे आज्ञा नहीं मिल रही हो,
जहां पर धातु के साथ में चाहिए अर्थ जुड़ रहा हो, तो मैं पढ़ना चाहिए, बालक को पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। जहां चाहिए का अर्थ आए, चलना चाहिए। अब यहाँ पे चलने के साथ में हमें चाहिए जोड़ना है। ये जो चर धातु है इसका अर्थ क्या है? चलना या चरना, चलना या चरना। ठीक है, इसको आपको दर्शाने के लिए चलना या चरना जो शब्द है, इसमें आपको अगर चाहिए लगाना है तब आप विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। यानी गाय को चरना चाहिए, दोनों गायों को चरना चाहिए, सबको चरना चाहिए। बालक को चलना चाहिए, दोनों बालक को चलना चाहिए, सब बालकों को चलना चाहिए। तो क्या कहेंगे हम? चाहिए का अर्थ कैसे बनाएंगे? चाहिए हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, संस्कृत में ही चाहिए नहीं लिखेंगे। उसके लिए मूल धातु में पहले एक ही मात्रा लगा देंगे तो सब पूरा बन जाएगा चरे। समझ जाएंगे? विधिलिंग लकार चाहिए का अर्थ निकाल रहे हैं। अंत के प्रत्यय क्या बन जाएंगे? त ताम युहु, इतना सा परिवर्तन। त ताम युहु, अहतम त और अम आव आम। अब जो आव और आम लगा रहे थे वो सब जो आ है वो सब ई में परिवर्तित हो गया है। अम आव आम तो हो गया यम। अ यहाँ पे यम पर अम की जगह हो गया यम, यम एव और एम। ठीक है, याद रखिएगा कि वा और जो मां जो अंत में आने हैं वो आम कैसे करने हैं? अम आव आम वाले ही करने हैं, लेकिन उनके आ को गायब करके, क्योंकि एक ही मात्रा लगा दी है तो आ हमें याद नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से अर्थ हमारे ये बन जाएंगे। त ताम न की जगह कर देंगे हम युहु, त ताम युहु। अब कहेंगे अह तम त और कहेंगे अम आव आम की जगह कहेंगे यम व और म, वा जोड़ेंगे माँ जोड़ेंगे पूरा। ठीक है, क्योंकि चर में तो हमने बता दिया है कि विधिलिंग लकार चाहिए का अर्थ निकालना है तो आप एक ही मात्रा जोड़ देंगे। पठ भी ऐसे ही बन जाता है, पठेत पठेताम पठेयु, पर पठेह पठेतम, पठेत और पर पठेयम, पठेव और पठेम। मूल धातु में एक ही मात्रा और त ताम युहु अपने जोड़ दीजिए लंग लकार जैसे। सो ये आपकी क्रियाएं बन जाएंगी, चाहिए का अर्थ बताने लगेंगी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एव में यानी इसी तरह से हस चल। अब जो कुछ कुछ नहीं, अब देख लीजिए, इसी तरह से आप और धातुओं के रूप बनाइएगा, जिसमें से हमने देखिए कौन कौन सी बता दी हैं आपको। गम की हमने करवा दी है, पठ की करवा दी है, और भी करवा दी है। और इन्हीं इसी तरह से तीतः अंति जोड़ के, सीथ थ जोड़ के वर्तमान काल बना सकते हो। अ जोड़ के त ताम न जोड़ के आप लंग लकार बना सकते हो। ये ही सारे प्रत्यय जोड़कर आप पांचों लकारों में इन क्रियाओं को भी बनाइएगा। हस चल खेल खाद धाव रक्ष पूज कूर्द पत भ्रम लिख, इन सभी को क्रीड, ये सारी धातुओं के आज आप बनाइएगा। हर धातु के 5-5 लकारों में बनाइएगा। फिर देखना कि आपको स्वयं तो एक तो धातु रूप याद भी हो जाएंगे, और फिर जैसे ही अपन अनुवाद करना सीखेंगे उनके आपको अर्थ आने लगेंगे। जहां कहीं पे भी आप एत लगाओ, एक ही मात्रा लगी हुई देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि इसमें हमारा चाहिए का अर्थ निकल रहा है। जहां पे धातु में आप अ लगा हुआ देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि इसमें भूतकाल की बात हो रही है। जहां आपको श दिखेगा, आप कहेंगे यहाँ भविष्य काल की बात हो रही है। जहां तीतः अंति सीथ थ आमी आव आमह सिंपल लगा हुआ दिखेगा, आप कहेंगे यहाँ वर्तमान काल की बात हो रही है। और जहां ये सब कुछ ना दिखे तो वहां कहना लोट लकार है। जहां एक ही मात्रा भी नहीं हो, जहां स्या नहीं हो, जहां धातु के सामने अ नहीं लगा हुआ हो, जहां तीतः अंति नहीं हो और उसमें कुछ ना लगा हो, मूल धातु में हमें क्या दिख रहे हो? लोट लकार, लंग लकार जैसे कुछ जो हमें प्रत्यय दिख रहे हो, समझ जाना तू ताम अंतु ये लोट लकार की बात है। यानी यहाँ पर ये क्रिया में हमें आज्ञा जोड़नी है और कुछ प्रत्यय नहीं जोड़ना है। इस तरह से क्या होता है, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत हमें पढ़ना आसान हो जाएगी। जब आसान हो जाएगी तो भाषा सरल लगने लगेगी तो बस फिर समझ लीजिए मार्क्स तो अच्छे आने ही हैं। ये तो दूसरा अपना काम होता ही जाएगा साथ साथ में। इस तरह से ये होती है हमारी चर धातु का वीडियो कंप्लीट। अच्छा कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में अब हमारी 1-2 धातुएं और हैं। पा धातु जो रह गई है उसको भी हम करवा देंगे। बाकी की हमने कह ही दिया है कि इतनी धातुएं अब बिल्कुल इसी तरह से बनेंगी। सो आप बनाइए, प्रयास कीजिए, क्योंकि धातु रूप के हमने खूब सारे आपको वीडियो बना दिए हैं। अच्छा ये सारे वीडियोस आपको हमारे मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com,
इंटर करते हैं आपका वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। आपने क्लास 7 पे क्लिक किया ना तो आपको क्लास 7 के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी को सिलेक्ट कीजिए, वही यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी सारी चीज़ें। अब आप व्याकरण पे जाएंगे तो अब आपको व्याकरण का यहाँ पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर, जो भी चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं उसके आपको क्या मिल जाएंगे, वीडियो। अब आप कैसे वीडियो मिल जाएंगे, आप ये कहोगे तो यूट्यूब पे भी मिल जाती है। यूट्यूब पे क्या होता है, सारी लिस्ट साथ में खुलाती है, चैप्टर के अलग अलग टुकड़े नहीं होते। यहाँ क्या है, छोटी छोटी प्लेलिस्ट में डिवाइड कर दिया, उसको विभाजित कर दिया। कैसे कर दिया, मान लीजिए संधि पढ़नी है तो जब आप चैप्टर 2 संधि खोलेंगे तो सिर्फ आपको संधि के वीडियो 6, 7, 8 जितने हैं वो आ जाएंगे, बाकी की बात सारी प्लेलिस्ट नहीं खुलेगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या संधि में पढ़ना है और हमने कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं। ठीक है, क्लियर होता जाता है, दिमाग में जब एक सही रूपरेखा बन जाती है तो हमारी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हमारी पा धातु और बची हुई है उसको करवाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।